गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके सिलेबस का जो फर्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज वो शुरू कर रहे हैं। ज्ञान की अवधारणा। एक चीज़ मैं शुरू में क्लियर कर दूं कि जो शब्द है नॉलेज और जो शब्द है ज्ञान वैसे तो एक दूसरे के ट्रांसलेशन है, लेकिन रियल सेंस में इन दोनों शब्दों में बहुत फ़र्क है, क्योंकि ये दोनों शब्द अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से पैदा हुए हैं। ज्ञान भारतीय परंपरा का शब्द है, नॉलेज पश्चिमी परंपरा का शब्द है। भारत में ज्ञान जो है वो लार्जली आध्यात्मिक अर्थों में प्रयोग होता है, स्वयं की पहचान उस अर्थ में प्रयोग होता है। आप भारतीय परंपरा में ज्ञान की परिभाषा देखें तो यूजुअली वो मेटाफर्स यूज़ करती हैं या बहुत वेग शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि ज्ञान को शब्दों में हम बांध ही नहीं सकते। जैसे कहेंगे ज्ञान तीसरी आंख है। अब इसका कोई अपने आप में वैसा कोई अर्थ नहीं है, सिवाय इसके कि ज्ञान आपको एक अंतर्दृष्टि देती है। लेकिन ज्ञान ब्रह्म को सत्य जानना ही ज्ञान है, ये एक डोमिनेंट डेफिनेशन है। तो मैं आपको शुरू में ही क्लियर कर दूं कि हम आध्यात्मिक अर्थों में ज्ञान क्या है वो नहीं डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल अर्थों में ज्ञान क्या है और शिक्षण अधिगम के संदर्भ में ज्ञान क्या है उसी पर हम अपने आप को फोकस करेंगे। जैसे कि आप इस टाइटल स्लाइड में देख रहे हैं कि पहाड़ हैं, खेत हैं, पेड़ हैं, चिड़ियाँ हैं और एक व्यक्ति है जो ध्यान की मुद्रा में है। तो अंदर के ज्ञान और बाहर के ज्ञान, ये लार्ज कॉन्सेप्ट है ज्ञान का। अब उदाहरण के रूप में यदि मैं दिखाऊं कि क्यों मैं भारतीय परंपरा पर अभी डिस्कशन नहीं करूंगा, जो आपका अगला टॉपिक होगा टाइप्स या सोर्सेज ऑफ नॉलेज, उसमें हम भारतीय परंपरा के बारे में थोड़ी बात करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि आप इस स्लाइड में देखें तो मैंने दो एग्जाम्पल्स निकाले हैं कि ज्ञान की जो परिभाषाएं लोग दे रहे हैं या तो बहुत वेग है या बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सब कुछ कवर करने के चक्कर में। जैसे हमारे शरीर के अंदर और शरीर के बाहर इस अनंत विस्तार वाले ब्रह्मांड में और उसकी परिस्थिति शून्य, जड़ या चेतन और उनके कारणों तथा इनमें या इनसे उत्पन्न होने या कराए जा सकने वाले जड़ या चेतन अथवा भौतिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, मानसिक या भावनात्मक परिवर्तन, विचार एवं अनुभूतियाँ और उनके परिणामों में से किसी के विषय में अथवा उनको लेकर घटित हो रही या घटित कराई जा सकने वाली घटनाओं तथा क्रियाओं और उनके कारणों के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी ज्ञान है। आप देख रहे हैं कि सब कुछ कवर करने के चक्कर में बहुत ही जटिल परिभाषा हो गई है। दूसरा देखें, ज्ञान क्या है? ज्ञान एक प्रवाह है जो असीम है, अनंत है। क्या तुम मानते हो जो पुराणों में व्यक्त, वेदों में लिखा वही एकमात्र ज्ञान है? जो ज्ञानी है वो भी संपूर्ण है। ज्ञान एक नदी है जिसका कोई छोर नहीं, जो समझे वो ज्ञानी है, समझ लो ज्ञान उसकी ओर नहीं। तो इस तरह की परिभाषाएं हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि हम सामान्य अर्थों में, प्रैक्टिकल सेंसेस में, टीचिंग लर्निंग के सेंसेस में ज्ञान क्या है। मनुष्य जिस दिन धरती पे आया उसके मन में प्रश्न उठे होंगे, तो कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, प्रश्नाकुलता इंसान का बहुत ही फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है। हमारे जो प्राचीन शास्त्र हैं उसमें भी जिज्ञासा है। भक्ति सूत्र शुरू होता है अथा तो भक्ति जिज्ञासा से, कि भक्ति की जिज्ञासा शुरू हो रही है। जितने भी हमारे शास्त्र हैं, रामायण, महाभारत, इवन सत्यनारायण व्रत कथा, ये सारे ऋषियों के डायलॉग्स हैं, प्रश्न हैं और उसके उत्तर हैं जो उसमें की दिए गए हैं। अरिस्टोटल का बहुत फेमस कथन है, ऑल मैन बाय नेचर डिजायर टू नो। कांट पूछ रहा है व्हाट कैन आई नो, उसकी किताब में ही इसका जिक्र है। तो नॉलेज कहीं ना कहीं चीज़ों के बारे में, अपने बारे में, घटनाओं के बारे में, परिस्थितियों के बारे में, प्रकृति के बारे में, ये इंसान का फंडामेंटल लक्षण रहा होगा। और जैसे ही मन में प्रश्न आते हैं, फिलॉसफी का जन्म तभी हो जाता है। शिक्षा की फिलॉसफी के जो 3 आधार स्तंभ हैं, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। ऑन्टोलॉजी रियलिटी का स्वरूप क्या है, वास्तविकता क्या है। एपिस्टेमोलॉजी वास्तविकता का ज्ञान कैसे होता है। एक्सियोलॉजी सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग क्या है, वैल्यू सिस्टम्स जो है वो क्या है। तो आप देखते हैं कि इसमें जो दूसरा है वो एपिस्टेमोलॉजी है, जिसको स्टडी ऑफ नॉलेज कहते हैं।
तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं लार्जली एपिस्टेमोलॉजिकल डिस्कोर्स जो है नॉलेज के कॉन्सेप्ट को लेकर, हम थोड़ा सा वो डिस्कस करेंगे। ये शब्द एपिस्टीम से बना है, जिसका अर्थ ही होता है ग्रीक भाषा में नॉलेज। कॉमन अंग्रेजी में इसका मतलब है बीइंग एक्वेंटेड विथ या बीइंग फेमिलियर विथ। जैसे जब आप कहते हैं कि मुझे पता है कि भारत की राजधानी दिल्ली है, या मुझे पता है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, या मुझे पता है कि सुबह के बाद दोपहर आती है और दोपहर के बाद रात आती है, या जैसे आपको पता है कि 7 के बाद 8 आता है और उसके पहले 6 आता है। साधारण शब्दों में कहें तो ये जो फेमिलियरिटी है, ये जो एक्वेंटेंस है, वही नॉलेज है। फिलोसोफर्स कई तरीके की नॉलेज की बात करते हैं। knowing that today is Friday, knowing which way to go, knowing how to cook, knowing what can be expected, knowing what it is like to get married, knowing why things are moving the way they are। ये सारे फिलोसोफर्स के क्वेश्चन है, लेकिन फिलोसोफर्स का जो बेसिक क्वेश्चन है नॉलेज की दृष्टि से, वो है knowing that the color of my shirt is red, knowing that Friday comes after Thursday, जिसको प्रपोजिशनल नॉलेज कहते हैं। इसी पे उनका सारा जोर है। सारे तर्कशास्त्र का आधार ये प्रपोजिशनल नॉलेज है। हम हर चीज़ के बारे में प्रपोज करते हैं। ये ऑर्डिनरी परसेप्चुअल नॉलेज कि आज सर्दी है, ये भी प्रपोजिशन है। साइंटिफिक नॉलेज कि हम कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं, वो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति की वजह से नीचे आ जाता है। ज्योग्राफिकल नॉलेज कि जैसे काहिरा नील नदी के तट पर है। एथिकल नॉलेज क्या सही है क्या गलत है। मैथमेटिकल नॉलेज कि कैसे a+b का होल स्क्वायर जो है वो a² + b² + 2ab है। रिलीजियस नॉलेज, सेल्फ नॉलेज, किसी भी विषय के बारे में नॉलेज, फिजिक्स की नॉलेज, केमिस्ट्री की नॉलेज, ज्योग्राफी की नॉलेज, जिसको हम प्रपोजिशंस के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको प्रपोजिशनल नॉलेज कहते हैं, जिसको नोइंग दैट कहते हैं। ग्रीक फिलोसोफर्स की परंपरा में वही नॉलेज है जिसको प्रपोजिशंस के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सारे प्रपोजिशंस नॉलेज हैं? अब हम आते हैं कि नॉलेज की जो सबसे पुरानी और बहुत प्रसिद्ध और एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, जो कई हजार सालों तक, 2-3 हज़ार सालों तक बहुत डोमिनेटिंग रही, जो प्लेटो ने दी थी। उसने कहा कि सारे प्रपोजिशंस नॉलेज नहीं है। जो प्रपोजिशन जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ है, JTB शॉर्ट में कहते हैं, वही नॉलेज है। अर्थात कोई चीज़ नॉलेज हो, उसके लिए ज़रूरी है कि जो प्रपोजिशन है वो सत्य हो, माना जाए कि सत्य हो, वो प्रपोजिशन सत्य हो, और उसको सत्य मानने के पीछे जस्टिफिकेशन हो। है ना कि आज की तारीख जो है वो 8 तारीख है, ये सत्य भी है और इसकी जस्टिफिकेशन भी दी जा सकती है। मेरा नाम ये है, ये मेरे लोग मुझे कहते भी हैं और मेरे डॉक्यूमेंट से भी ये दिखता है। इस तरह की जो प्रपोजिशन है वो नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप लिखते हैं कि ऑल men are blue, सुरेश इज ए मैन, ही इज ब्लू। कहने को तो ये 3 प्रपोजिशंस हैं, लेकिन इनको हम नॉलेज नहीं मानते हैं, क्योंकि ये जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ नहीं है। बिलीफ तो हो सकते हैं, लेकिन ये ट्रू नहीं है, क्योंकि सुरेश ब्लू नहीं है और इसकी कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं है। ब्लू के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए वो सुरेश में नहीं दिखती, तो ये प्रपोजिशन को हम नॉलेज में नहीं मानते। अब इसके बहुत सारे चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, क्योंकि फिलॉसफी में कहते हैं एवरी फिलोसोफर हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट फिलोसोफर। तो प्लेटो की धारणाओं को भी गेटियर नाम के फिलोसोफर्स ने चैलेंज किया। वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन आपको इनकरेज करूँगा कि आप इंटरनेट पे गेटियर्स चैलेंज के बारे में पढ़ें कि कैसे उन्होंने जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ को रिफ्यूट किया है। बर्ट्रैंड रसेल बहुत फेमस फिलोसोफर हैं, उन्होंने इसको रिफ्यूट किया है और वो कहते हैं कि एक्चुअली इस डेफिनेशन में प्रॉब्लम ये है कि किसी को नहीं पता कि बिलीफ क्या है, किसी को नहीं पता फैक्ट क्या है, किसी को नहीं पता कि फैक्ट और बिलीफ की जो एग्रीमेंट है वो किस तरीके से निगोशिएट हो रही है।
तो हालांकि इसकी बहुत सारी आलोचनाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये बहुत ही इंड्योरिंग डेफिनेशन है नॉलेज की। जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ, सिंपली इसको हम ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस डायग्राम में बहुत सारे ओवरलैपिंग स्पेसेस हैं जो उसको डिस्क्राइब किए जाने की ज़रूरत है, जो कई स्कॉलर्स ने किया है, जो मैं अभी डिस्क्राइब नहीं करूँगा। लेकिन अगेन मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप इसको और थोड़ा इसके बारे में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं कि जहाँ ओवरलैप्स नहीं हो रही हैं, डिनायल क्या है, गुड गेसेस क्या है। आप देखो कि गेटियर केस वहीं पर फिट हो रहा है, नॉनसेंस क्या है, फॉल्स पॉजिटिव्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें आप और अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। तो अभी तक हम इतनी तो समझ गए हैं कि एक प्रिसाइज सिंगल डेफिनेशन जिसको सब लोग स्वीकार करते हों नॉलेज की, वो डेवलप करना बहुत मुश्किल है। स्कॉलर्स ने क्या किया है कि जो उनके विषय क्षेत्र हैं, लाइन ऑफ स्टडीज़ हैं, उसके बेस पर उन्होंने नॉलेज को डिफाइन किया है। जैसे किसी ने कहा कि नॉलेज क्या है, रिसोर्स है, क्योंकि हम इससे कोई ना कोई अपना काम निकालते हैं। कुछ लोग कहते हैं नॉलेज एक फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पर हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक सामाजिक संपत्ति है जो पूर्वजों से हमें मिली है और हमको इसको आगे बढ़ा के ले जाना है। तो आप देख रहे हैं कि नॉलेज की एक कॉमन डेफिनेशन बनानी मुश्किल है। अब शाब्दिक दृष्टि से देखें ज़रा इसको। अब हम नॉलेज इटिमोलॉजिकली नॉसिस शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है रिकग्नाइज। आप देख रहे हो कि ये रिकग्नाइज का रूट वही है जो नॉलेज का रूट है, नॉसिस। तो कहीं ना कहीं जिसको हम रिकग्नाइज करते हैं, जिससे हम फेमिलियर हैं, वही नॉलेज है। वी नो व्हाट वी रिकग्नाइज। जैसे मैं पूछता हूँ इस जानवर को आप पहचानते हैं, तो आप बोलते हैं कि हाँ ये जो है वो बैक्ट्रियन कैमल है, क्योंकि इसके पीठ पर 2 कूबड़ है। आपने उसको जो पहचाना, आपने उसको उससे जो फेमिलियरिटी दिखाई, वही शो करता है कि यू नो दैट पर्टिकुलर एनिमल। तो यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम चीज़ों को मेंटली प्रोसेस करते हैं, अनुभवों के आधार पर उसको एक आकार देते हैं, उसको एक, और आगे के अनुभवों को पुराने अनुभवों के आधार पर इंटरप्रेट करते हैं। और आपको अभी थोड़ा बहुत रिमाइंड हो रहा होगा, साइकोलॉजिकली जब पियाजे स्कीमा की बात करते हैं, एकोमोडेशन की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसी चीज़ को वो साइकोलॉजिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये जो जो अनुभवों से हम पहचानते हैं, कहीं ना कहीं वही हमारा नॉलेज है। डिक्शनरी की दृष्टि से देखें, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की दृष्टि से देखें, तो कम से कम 3 अर्थों में नॉलेज शब्द का प्रयोग होता है। एक तो वट एवर इज नोन इन ए पर्टिकुलर फील्ड, किसी भी क्षेत्र में, फिजिक्स में जो इंफॉर्मेशन है, उसमें जो अंडरस्टैंडिंग है और उसमें जो स्किल्स हैं जो कोई व्यक्ति एजुकेशन और एक्सपीरियंस से ले सकता है, टेक्निकल नॉलेज, ज्योग्राफिकल नॉलेज, कुकिंग के बारे में नॉलेज, किसी भी फील्ड में जो सूचनाएं, अंतर्दृष्टियां, समझ और कौशल समाहित है, जो हम एजुकेशन और एक्सपीरियंसेस के थ्रू लेते हैं, वो नॉलेज है, जो नॉलेज की सबसे डोमिनेंट अंडरस्टैंडिंग है। दूसरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जैसे पूछते हैं कि हैज़ ही कंप्लीटेड हिज बीएड, तो उसका जवाब कोई देता है नॉट अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। अब जो नॉलेज का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, वो क्या है, स्टेट ऑफ नोइंग अबाउट और फेमिलियरिटी विद ए पर्टिकुलर फैक्ट और ए सिचुएशन और ए डिस्क्रिप्शन। जैसे कहते हैं यू कैन नॉट लिव विदाउट माई नॉलेज। अब यहाँ जो नॉलेज का प्रयोग हुआ है वो फेमिलियरिटी के सेंस में यूज हुआ है, स्टेट ऑफ नोइंग के सेंस में जहाँ पर नॉलेज का प्रयोग किया गया है। तीसरा, आजकल आप एक नॉलेज शब्द सुनते होंगे जो जनरली उस इंफॉर्मेशन के लिए जनरली ये नाउन के पहले इस्तेमाल की जाती है, जैसे नॉलेज इकोनॉमी, नॉलेज वर्कर, नॉलेज मैनेजमेंट। यहाँ पर बेसिकली किस तरह की बात की जा रही है, ये उस रिसोर्स के रूप में की जा रही है जो इंडस्ट्री को दी जा रही है, क्योंकि इंडस्ट्री या तो गुड सप्लाई करती है या सर्विसेज। तीसरी जो इधर ऐड हुई है वो इंफॉर्मेशन से लिंक्ड इंडस्ट्रीज, नॉलेज इकोनॉमी, नॉलेज वर्कर, नॉलेज मैनेजमेंट। तो नॉलेज का एक तीसरा कॉन्टेक्स्ट है जो हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत कुछ इसकी फैमिलियरिटी होती है। एक फिलोसोफर हुए पॉपर, कार्ल पॉपर, वो 3 वर्ल्ड्स ऑफ नॉलेज की बात करते हैं। वर्ल्ड 1 फिजिकल वर्ल्ड, कि हमारे चारों ओर जो पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, प्राकृतिक घटनाएं और वो सारी कुछ हो रही है, उसके बारे में जो नॉलेज है वो फिजिकल वर्ल्ड। दूसरा जो वो सब्जेक्टिव रियलिटी है, मुझे जैसा लग रहा है, जो मेरे में है नॉलेज, वो मेरी सब्जेक्टिव रियलिटी है।
और तीसरा जो ऑब्जेक्टिव नॉलेज है, जो बुक्स के फॉर्म में अवेलेबल है, जिसको कई लोगों ने मिल करके इकट्ठा, जो हमारी ज्ञान की धरोहर वाली चीज़ें जो कहते हैं, जो ऑब्जेक्टिव नॉलेज है। फॉर एग्जांपल ये नॉलेज की कोई चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं वो नीचे की तरफ आती है, वो ऑब्जेक्टिव नॉलेज है, रिकॉर्डेड नॉलेज है। तो नॉलेज तीन तरीके की, एक जो कुछ भी जानने योग्य है वो नॉलेज है, एक जो कुछ भी मैं जानता हूँ वो, और तीसरा जो वर्ल्ड 3 है ऑब्जेक्टिव नॉलेज, वो नॉलेज जो सबके एक्सेस में इक्वली है। तो चूंकि 3 वर्ल्ड्स ऑफ नॉलेज हैं तो आप नॉलेज को इस तरह से देख सकते हैं, तो 3 कंसेप्चुअलाइजेशंस भी नॉलेज के हैं। आगे की डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि 15 मिनट्स का जो यूजुअल लिमिट है वो ख़त्म हो चुका है।